गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे भू आकृतिक प्रक्रियाएं। चैप्टर नंबर 6 है और यह NCERT ज्योग्राफी का जो पुस्तक का नाम है भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी कक्षा 11 की यह पुस्तक है और चैप्टर 6 है। तो देखते हैं इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। यानी इससे पहले के जो चैप्टर हैं उन सब का वीडियो बनाया जा चुका है। यूट्यूब पर हमारे चैनल पर सर्च कीजिए और वहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इसकी प्रॉपर्टी एवं अन्य आंतरिक संस्तरों का क्रम विकास कैसे हुआ, भू प्रॉपर्टी प्लेट्स का संचलन किस प्रकार हुआ और कैसे हो रहा है, भूकंप ज्वालामुखी के प्रकार एवं भू प्रॉपर्टी को निर्मित करने वाले शैलों और खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात, यानी इतना हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पहले के 5 चैप्टर में के पश्चात अब हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, धरातल असमतल क्यों है? अनुमान लगाइए। धरातल का जो रूप हम लोग देख रहे हैं ऐसा क्यों है? क्या पहले से भी ऐसा ही है, आज जैसा है, या ये भविष्य में भी एकदम ऐसा ही रहेगा? सर्वप्रथम भू प्रॉपर्टी गत्यात्मक है, याद कीजिए क्या है, तो एक गतिशील है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचालित होती रहती है। मतलब क्षैतिज मतलब क्या, समानांतर, यानी इस तरह से भी प्लेटों का मूवमेंट होगा, या इस तरह से उनका मूवमेंट होगा, या इस तरह से मूवमेंट होगा। यानी वे दोनों या तो एक दूसरे के पास आएंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे, या समानांतर मूवमेंट है। यह सब क्या है, तो क्षैतिज है। दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलन, यानी या तो प्लेट ऊपर की ओर मुड़ेंगे या नीचे की ओर जाएंगे। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचालित होती थी। भू प्रॉपर्टी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह के अंतर के लिए उत्तरदायी है। यानी कि हम लोग जो ऊपर से देखते हैं जितना शांत है वैसा वो है नहीं, उसके अंदर हलचल है, और उसी हलचल का परिणाम स्वरूप है कि पृथ्वी का जो सतह है, पृथ्वी की जो सतह है उसका बनावट ऊबड़ खाबड़, ऊंच नीच, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं घाटियां हैं। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है, यानी लगातार प्रभावित होता है। सूर्य क्या है, तो यही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय है, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है। यानी बाह्य बल, सतह के ऊपर जो बल कार्य करेगा वो क्या है, बाह्य बल, और सतह के नीचे से जो बल हम लोग नहीं देख रहे हैं उसको क्या कहेंगे, आंतरिक बल। सिंपल इतना ही याद कीजिए। तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनित यानी इंडोजेनिक बल कहते हैं। बहिर्जनित बलों की क्रियाओं का परिणाम क्या होगा, बहिर्जनित क्या है, जैसे ये पहाड़ है, यह घाटी हो गया, यह मैदान है, यह पठार है। तो बहिर्जनित बलों की क्रियाओं का परिणाम होगा ये उभरी हुई भू आकृतियों, ये जो है यहाँ पर अपक्षय, अपर्दन, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब यह समतलीकरण का कार्य करेगा। विघर्षण तथा बेसिन यानी घाटी, निम्न क्षेत्रों, गर्तों का भराव, अधिवृद्धि या तल्लोचन इसको कहेंगे, गर्तों का भराव। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से ऊंचावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन यानी ग्रेडेशन कहते हैं। ऊंचावच यानी रिलीफ मतलब क्या, खाली केवल हाइट नहीं होगा, उसका मतलब कहीं पहाड़ है तो कहीं नीचे खाई है,
इसका बराबर कर दिया जाएगा, यानी एक औसत निकलेगा, कुछ ऊपर से नीचे घटेगा तो कुछ ही नीचे से भर जाएगी। तो दूसरा प्रयास क्या होगा, तो दूसरी बार हम लोग इस तरह का माहौल देखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर क्या होगा, यह और नीचे, तो ऐसा हो जाएगा। और प्राचीन बहुत दिनों बीतने के बाद, हजारों साल बाद, क्या हो सकता है कि वह इलाका इस तरह का मैदान हो जाए। अंतर्जनित शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण करती हैं तथा इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को सम यानी बराबर करने में असफल रहती है। अतः भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनिक एवं अंतर्जनित बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। यानी अगर बहिर्जनित बल क्या है, वह संतुलीकरण कर रहा है, क्लियर है, ये पहाड़ है, ये खाई है, इस तरह का माहौल है। लेकिन अगर नीचे से अंतर्जनित प्रक्रिया कायम रहे, वह इन क्षेत्रों को ऊपर उठा दे या इस तरह से उन पर प्रेशर डाले, फिर भी इसमें लोच मोड़ आएगा। और बाह्यजनिक क्रिया है, ये अभी लगातार जारी ही रहे, यानी अक्षापर्दन होता रहे, तो यह क्रिया अनवरत चलता रहेगा। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृतिक निर्माण करने वाले बल हैं तथा बहिर्जनिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती हैं। भूतल संवेदी क्या है भूतल, तो यह संवेदनशील है, मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है तथा इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह यानी सस्टेन में योगदान है। कुल मिलाकर जीवमंडल क्या होता है, सबको मिला दीजिए तब जीवमंडल है। तो पर्यावरण का जो सस्टेन पर्यावरण कैसे करेगी, अगर वह न्यूट्रल चल रहा है एकदम साम्य अवस्था में, तो इसमें सार पर्यावरण के जितने भी जीव हैं सबका योगदान है। मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, हमें इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। यही क्या है, तो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि आज भी यूज कीजिए और भविष्य के लिए भी छोड़ कर जाइए। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि यानी सैकड़ों हजारों वर्षों में आकार प्राप्त हुआ है तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग एवं कुप्रयोग, मानव उपयोग भी करता है, दुरुपयोग भी करता है और कुप्रयोग गलत काम के लिए उपयोग के कारण इसकी संभाव्यता में बहुत तीव्र गति से ह्रास हुआ है। कल्पना कीजिए, जिस पेट्रोल, डीजल, कोयला को बनने में लाखों वर्षों का समय लगा, आज मुश्किल से 1932 के बाद ही पेट्रोलियम का उपयोग पूरी दुनिया में वर्तमान स्वरूप में होने लगा। और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि बहुत सारे देशों के पास पेट्रोलियम का जो स्टॉक था वह समाप्त हो चुका है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया है और अभी दे रही हैं तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे यह निर्मित है को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने एवं भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। अगर मानव को पता हो जाए कि पेट्रोल, डीजल, कोयला यह खत्म हो जाएगा, अब नहीं है, तो आज देख रहे हैं इसी के कारण आज सौर ऊर्जा या नवीकरणीय स्रोत इन सब पर अधिक से अधिक ध्यान दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मानव को पता हो गया है अब बिजली उत्पादन करना है तो कोयला जलाना होगा। अगर कोयला ख़त्म हो जाए तो उसके लिए कोई अल्टरनेटिव उपाय तो ढूंढना ही होगा। भू आकृतिक प्रक्रियाएं यानी जियोमॉर्फिक प्रोसेस की बात हो रही है। आप भू आकृतिक प्रक्रियाएं के अर्थ को समझना चाहेंगे, ये हर कोई समझना चाहेगा, तो जानते हैं। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित तथा बहिर्जनिक बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को ही भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। भौतिक दबाव मतलब क्या, यांत्रिक फोर्स, मैकेनिकल वेव्स, मतलब इसमें ताप, दाब, प्रेशर लगेगा, उसके अनुसार प्रकृति उसमें चेंज किया जाएगा। लेकिन जो पदार्थ है उसका प्रकृतिक चेंज नहीं होगा, उसका रूप, रंग, आकार बदल जाएगा। लेकिन रासायनिक क्रिया में क्या होगा, इसमें केमिकल का उपयोग होता है और इसके द्वारा उनका प्रकृति चेंज हो जाएगा, रंग और जो रासायनिक संरचना है उसमें अंतर चला आता है। जैसे पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, यानी ज्वालामुखी वोल्केनो, तो यह
पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न मैग्मा के कारण पृथ्वी की सतह पर दिखाई देने वाली प्रक्रिया है। और पटल विरूपण, इसमें क्या होगा, या तो महादेश का निर्माण होगा या उनका विनाश होगा। पर्वत का निर्माण होगा, यानी किसी प्लेट, यह एक निर्माणकारी प्रक्रिया होगी या विनाशकारी प्रक्रिया होगी। जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप से हम लोग जान चुके हैं। अपक्षय, बृहद क्षरण यानी मास वेस्टिंग, अपर्दन एवं निक्षेपण, निक्षेपण मतलब डिपोजिशन, बहिर्जनिक भू आकृति की प्रक्रियाएं हैं। इस अध्याय में विस्तार से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व, बहिर्जनित मतलब स्थल के जो तल है जिस पर हम लोग रहते हैं, इसके ऊपर की क्रियाएं, जैसे जल, हिम, वायु इत्यादि, जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है को भू आकृतिक कारक कहा जाता है। ये सब फैक्टर हैं। जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं, हम लोग गतिशील कैसे होंगे, तो ढाल प्रवणता के कारण, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की क्रिया काम करेगी। यह ऊपर से कोई टुकड़ा है, अगर टूट जाएगा तो कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा। क्यों आएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण। निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू आकृति के कारक, विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग न कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। एक प्रक्रिया एक बल होगा जो धरातल के पदार्थों के साथ अणु प्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक है, एक एजेंट है। यानी एजेंट कैसा है, तो एक गतिशील माध्यम है, जैसे प्रवाहित जल, हिमानी, हवा, लहरें एवं धाराएं, ये सब क्या है, ये सब गतिशील माध्यम हैं जो धरातल के पदार्थों को हटाते हैं, कहीं और ले जाएंगे, निक्षेपित यानी जमा कर देंगे। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी, हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। कहा किया जा सकता है, कहा ही जाता है। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, तो ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक यानी डायरेक्शनल, मतलब ऊंचाई से कोई पदार्थ नीचे गिरेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे। सेब नीचे ही धरती पर ही ना आएगा, सेब ऐसा थोड़े कि आकाश में चल जाएगा। साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल कौन कौन है, तो चांद और सूरज के कारण पृथ्वी पर प्रतिबल उत्पन्न होगा और उससे लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। निसंदेह गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है। अतः अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा अगर गुरुत्वाकर्षण न हो। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। नहीं तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी शून्य में सूर्य का चक्कर लगा रही है। अगर गुरुत्वाकर्षण न होता तो पृथ्वी, तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, गोल है, तो हम लोग भी शून्य में चले जाते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को आरंभ करता है। सभी प्रचलन, चाहे वह पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर हो, प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब की ओर। और दूसरा है यहाँ पर अंतर्जनित प्रक्रियाएं। इसमें क्या होगा, तो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, दूसरा है घूर्णन यानी रोटेशनल फोर्स, और तीसरा होगा ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। यानी जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय यहाँ का तापमान बहुत अधिक था। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता को प्रेरित करती है। आज भी हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर में बहुत अधिक तापमान है और वहाँ से संवहन की धाराएं ऊपर की ओर उठते रहती हैं, और उसी के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर मास डिस्प्लेसमेंट होता है। किसका, तो प्लेटों का, और जिससे क्या होगा, तो भूकंप की उत्पत्ति, ज्वालामुखी और भी बहुत सारे क्रियाएं तथा पहाड़ यानी पर्वतों
पहाड़ियाँ, पठारों आदि और खाइयों का निर्माण होता है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के उष्मा प्रवाह, भूपर्पटी की मोटाई एवं दृढ़ता, यानी कहीं भूपर्पटी अधिक मोटा है तो कहीं कम मोटाई है उसका, कहीं वह अधिक मजबूत है तो कहीं कम मजबूत है, के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि परिप्रशांत महासागरीय मेखला है, उसमें चारों तरफ ज्वालामुखी जो वोल्केनो है वो एक्टिव वोल्केनो है, लेकिन भारत और चीन के मध्य में हिमालय जितना विशाल पहाड़ है और यहाँ पर वर्तमान में कोई ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं हो रही है, लेकिन दोनों तरफ एक ही घटना है। दोनों तरफ क्या है, तो दोनों तरफ विनाशकारी प्लेटें ही हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो परिप्रशांत मेखला है वहाँ पर भूपर्पटी की मोटाई कम है और वे कमज़ोर हैं, जबकि हिमालय के पास भूपर्पटी की मोटाई 70 किलोमीटर से भी अधिक है और जो पदार्थ है वह बहुत ही सघन मजबूत हो चुका है। भूपर्पटी की सतह असमतल है। प्लेट या पटल विरूपण, यह क्या होगा तो देखते हैं। सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करती हैं पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। इनमें कौन कौन होगा, तो पहला होगा तीक्ष्ण, तत्काल हो जाए तो तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण, एकदम तीक्ष्ण वलयन, एकदम इस तरह से हिमालय का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, तथा भूपर्पटी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय प्रक्रियाएं। दूसरा है धरातल के बड़े भाग, बहुत विशाल भाग यानी महाद्वीप से संबंधित है, तो बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं, यानी कहीं पूरा का पूरा महाद्वीप ही ऊपर चले जाए, कहीं वो सबमर्ज हो जाए। और तीसरे नंबर पर देखिए, अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हॉलीवुड के मूवी देखिए और उसमें आपको कैलिफोर्निया में गोल्डन जो गेट है वहाँ पर आने वाले भूकंप के बारे में दिखाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर समानांतर जो प्लेटों का क्या होगा, तो समानांतर मूवमेंट होता है, जिसके कारण वहाँ पर अत्यधिक भूकंप उत्पन्न होते हैं। पर्पटी प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तनिकी की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक परिवर्तनी की प्रक्रिया में भूपर्पटी वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है, यानी यह हम लोग को आँख में यह खटके, सीधा बात है। महाद्वीप रचना के कारण साधारण विकृति हो सकती है। महाद्वीप की रचना में वह अवतल या उत्तल टाइप का होगा, लेकिन अगर वह जहाँ पर वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत होगी तो वहाँ पर पर्वत का निर्माण होगा, वह भी श्रृंखला के रूप में, जैसे हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज, ये सब क्या हैं, तो ये सब के सब वलयन के ही आज विकसित रूप हैं। परिवर्तनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। परिवर्तनी महाद्वीप रचना, यहाँ देखिए दूसरा, परिवर्तनी महाद्वीप रचना भूकंप एवं प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रियाओं से भूपर्पटी में क्या होगा, या तो कहीं भ्रंश उत्पन्न हो सकता है, मतलब कि दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर चल जाए, या विभंग हो सकता है, यानी वे दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास चले जाए जिसमें कंप्रेशन होगा, दबाव होगा, या तो वे ऊपर उठें या वे नीचे धंस सकते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन तथा ताप क्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप शैलों का कायांतरण प्रेरित होता है, मतलब कि अवसादी चट्टान या अग्नि चट्टान है, उनका रूपांतरण मेटामॉर्फिक रॉक के रूप में हो सकता है। ज्वालामुखीयता यानी वोल्केनिज्म, यह क्या है, तो ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई शैलों या लावा मैग्मा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। इस पुस्तक के हम लोग द्वितीय इकाई में ज्वालामुखी शीर्षक एवं पिछले अध्याय के अग्नेय शैलों के शीर्षक में हम लोग ज्वालामुखीयता यानी वोल्केनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसे पहले वाले चैप्टर का जो वीडियो है उसको देखिएगा। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं, यह क्या है, तो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिकी यानी टेक्टोटेनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचलित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को
यानी प्रतिबल क्या कहेंगे उसको, अनुप्रयुक्त बल को स्ट्रेस कहते हैं। और ठोस पदार्थ में प्रतिबल क्या स्ट्रेस धक्का एवं खिंचाव यानी पुश एंड पुल से उत्पन्न होता है। या तो हम लोग उसको अपने पास खींच सकते हैं या उसको अपने से दूर करेंगे, तो दोनों हाल में क्या होगा, उस पर प्रतिबल उत्पन्न ही होगा। इससे क्या होगा, तो कोई सामान्य स्थिति है अनुकूल है तो वह प्रतिकूल हो जाएगा, यानी इससे विकृति प्रेरित होगी, उत्पन्न भी हो सकती है। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल यानी विलगकारी बल होते हैं। यही प्रतिबल शैलों एवं धरातल के पदार्थों को क्या करेगा, तो तोड़ेगा। मतलब प्रतिबल यानी एक दूसरे के दूर जाना है, बल के अपोजिट लग रहा है तो क्या होगा, वह जो इलाका है, वह जो पत्थर है, वह चट्टान है, वह नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, जिससे वह टूट जाएगा। अनाच्छादित प्रक्रिया, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रक्रिया शामिल है। एक है अपक्षय, बृहद संचलन, तीसरा होता है अपरदन एवं परिवहन। तो अपक्षय में क्या होगा, इसमें गुरुत्वाकर्षण या आणविक दाब चाहे रासायनिक क्रियाएं के द्वारा यह जो अपक्षय की प्रक्रिया है यह उत्पन्न होगी। दूसरा है बृहद संचलन, इसमें इसका मुख्य कारक सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल है। और अपरदन एवं परिवहन, तो इसमें क्या होगा, तो यह गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होगा और यह नदी के द्वारा, हवाओं के द्वारा, हिमनद के द्वारा आदि के द्वारा इस तरह की प्रक्रियाएं गतिशील रहती हैं। और प्रतिबल का परिणाम क्या होगा, तो कोणीय विस्थापन या विसर्पण या फिसलन होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन हो जाए, क्रिस्टलन यानी कि वो जम जाए, या पिघलन मतलब कि उनका तापमान बढ़ जाए तो गल जाए। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला करते हैं तथा विलेय पदार्थों को घुला देते हैं। जो घुलने वाले हैं वो घुल जाएंगे, जो न घुलने वाले हैं वो टूट फूट जाएंगे। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन, अपरदन एवं अंततः क्या होगा, तो निक्षेपण। तो निक्षेपण का उदाहरण जलोढ़ मैदान का मूल कारण है। चूंकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए कोई जरूरी न है कि सभी जगह एक ही तरह की प्रक्रियाएं हमें दिखाई दे और वहाँ पर हो। तो अगर जलवायु प्रदेश एक प्रकार के न हैं तो क्या क्या हो सकता है, इसलिए बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती है। तापक्रम तथा वर्षण 2 महत्वपूर्ण जलवायवीय तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली यानी अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अनाच्छादन शब्द का अर्थ होता है निरावृत, मतलब आवरण हटाना। सिंपल सी बात है, कोई पहाड़ है, कोई चट्टान है, शैल, वो कैसे उसमें टूट फूट होती है। तो प्याज जानते हैं, प्याज उसमें जिस तरह का छिलका होता है उसी तरह से बाहर, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार ही उसमें कोई प्रहार हो जाए वह टूट टूट कर अलग हो जाए, नहीं। जिस तरह से प्याज के छिलके हटते हैं ऊपर से, उसी तरह अनाच्छादन की जो प्रक्रिया है वह लगातार जारी रहती है। तब तक जारी रहेगी जब तक कि पूर्ण रूप से उसका सफाया न हो जाए। अपक्षय, बृहद क्षरण, संचलन, अपरदन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। यानी सबसे पहले क्या होगा, उसका अपक्षय होगा। यानी पहले वो यह कोई पिंड था इतना बड़ा, उस पर से अपक्षय हुआ, इसका ऊपर का जो छिलका है वो हट गया, और हटने के बाद क्या होगा, संचलन होगा। यानी कि यह गुरुत्वाकर्षण के सहारे नीचे की घाटी में जमा हो गया। उसके बाद पास में बहती हुई नदी हो सकती है, या हवाओं के द्वारा या हिमनदों के द्वारा फिर से इसमें घर्षण होगा और यहाँ पर अपरदन की क्रिया आरंभ हो जाएगी। और इसके बाद जल के द्वारा या हवाओं के द्वारा इनका परिवहन आरंभ होगा, और परिवहन के बाद जहाँ तक ये लोग सकेंगे ले जाएंगे, और एक कुछ निश्चित दूरी हो सकता है, हजारों किलोमीटर की दूरी हो सकती है, वहाँ पर अनुकूल जगह पर वहाँ पर इनका जमाव शुरू हो जाएगा। प्रवाह चित्र हम लोग देखेंगे। प्रवाह चित्र अनाच्छादन प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है।
बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित हैं, जो कि अक्षांशीय, मौसमी एवं जल थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं, जो कि विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व, प्रकार एवं वितरण, जो प्रमुखतः वर्षा एवं ताप क्रम पर ही निर्भर करते हैं। वनस्पति, यह पृथ्वी है। हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री पर यानी विषुवत रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ पर अत्यधिक वर्षा होती है, अतः यहाँ पर तापमान भी अधिक है और वर्षा भी अधिक है। अतः जो वनस्पति क्या है होगा सबसे अधिक मात्रा में। इससे ऊपर जाइए 23 डिग्री क्षेत्र दोनों तरफ, यानी याद कीजिए 30 डिग्री के आसपास, तो यहाँ पर तापमान तो है लेकिन वर्षा उसी हिसाब से कम है। अतः यहाँ पर जहाँ पर वर्षा अधिक है वहाँ पर विविधता अधिक, जहाँ पर वर्षा कम होगा वहाँ पर घास के मैदान होंगे और जहाँ पर कम वर्षा वहाँ पर रेगिस्तान का विस्तार होगा। उसके बाद 30 डिग्री के ऊपर आइए तो वहाँ पर तापमान कम है, अतः कहीं समुद्र के किनारे वर्षा अधिक, अतः मेडिटेरियन क्लाइमेट। कम वर्षा और तट से दूर है तो वह घास का मैदान, और बहुत दूर जहाँ पर तट से केंद्रीय कॉन्टिनेंटल की बात हो जाए तो वहाँ पर रेगिस्तान विकसित हो जाएंगे। और पोलर रीजन तो वहाँ पर इतना कम तापमान है कि वहाँ पर तो परमाफ्रॉस्ट की ही उपस्थिति होती है, और तापमान कम होने के कारण जहाँ परमाफ्रॉस्ट है वहाँ पर तो वनस्पति नगण्य स्थिति में पाए जाएंगे। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं दो पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्वों जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिण मुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिम मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यातप प्राप्ति आदि के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। पुनश्च वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण एवं वाष्पीकरण से संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन की आवृत्ति, तुषार यानी फ्रॉस्ट व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। मतलब इनके कहने का मतलब क्या है? सूर्य का प्रकाश, यह कोई इलाका है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर सूरज है, तो सूरज जैसे कि हिमालय की ही बात है, तो हिमालय के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है वह अधिक पड़ता है, अतः जैव विविधता अधिक है भारतीय क्षेत्र में। और हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश का जो समय है वह कम है, एबिलिटी कम है, अतः वहाँ पर जैव विविधता कम है। इसी तरह कहीं पर तापमान अधिक होगा तो वर्षा अधिक, कहीं पर तापमान अधिक वर्षा कम है, कहीं पर तापमान कम है वर्षा अधिक है, कहीं पर तापमान कम है तो वर्षा भी कम है, कहीं पर तापमान और वर्षा दोनों में बहुत का डिफरेंस हो सकता है, कहीं पर सालों भर बर्फ जमे ही रहेगा, कहीं पर सालों भर के कुछ महीने बर्फ की स्थिति है, तो कहीं पर अधिकतर दिन बर्फ है, कम दिन ही वहाँ पर बर्फ गल जाएंगे। तो इन सब प्रक्रियाओं के कारण ही क्या है वहाँ पर जो वनस्पति है उसमें भिन्नता पाई जाती है। जलवायु प्रदेश के अंदर भू आंतरिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। यदि जलवायुवी कारक समान हो तो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता शैलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। संरचना में वलन, भ्रंश, संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण, ओरिएंटेशन, झुकाव, जोरों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, संस्तरण तल, घटक खनिजों की कठोरता या कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता यानी प्रियम्बिलिटी और पारगम्यता इत्यादि सम्मिलित माने जाते हैं। तो ये सब क्या होगा? तो ये सब पदार्थ की जो संरचना है वह वहाँ की जलवायु या जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों पर ही ये सब निर्भर करते हैं। यहाँ देखिए जलवायु एवं अपक्षय मेटल की गहराई है, स्ट्रोकोव ने 1967 में रूपांतरित एवं संशोधित किया था। यहाँ पर देखिए नूतन सेल या नई सेल कहाँ मिलेगा? तो 1 नंबर यह टुंड्रा इलाका है। यहाँ पर तापमान कम है और वर्षा भी कम होगा। सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र यह 2 नंबर यह इलाका है। यह अर्ध मरुस्थल तथा मरुस्थल वाले इलाके में पाई जाती है। सामान्य से अच्छा रासायनिक परिवर्तन का
क्षेत्र यानी तीसरा नंबर, ये तो तीसरा यह है। ये तीसरा कहाँ कहाँ मिल जाएगा आपको, तो स्टेपी क्षेत्र में। मृतिका खनिज क्षेत्र तो यह चौथे नंबर पर रहता है, यानी कि टॉप सॉइल के नीचे। एल्युमिनियम के ऑक्साइड की अधिकता का क्षेत्र तो यह 5वें नंबर पर उपस्थित है। तो 5वां कहाँ है आपका, तो यहाँ देखिए, यानी जहाँ पर तापमान अधिक हो वहाँ के मृतिका में एल्युमिनियम के ऑक्साइड की अधिकता पाई जाएगी। लौह एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की मृतिका तो यह मृदा में तो 6ठा नंबर। तो यह भी कहाँ, तो यह भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पर वर्षा भी अधिक हो। और आगे देखिए, यहाँ पर सबसे कम तापमान यह टुंड्रा है, उससे अधिक तापमान टाइगा यानी पोर्टजोल क्षेत्र, इससे एक अधिक तापमान स्टेपी का होता है। इस स्टेपी से अधिक तापमान वाले क्षेत्र यानी तापमान बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया है तो अर्ध मरुस्थल तथा मरुस्थलीय क्षेत्र। फिर ट्रॉपिकल क्षेत्र में आएंगे तो सवाना, सवाना के बाद सवाना क्षेत्र, फिर ट्रॉपिकल इलाका शुरू हो जाता है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र शुरू हो जाएंगे। इन सब के बारे में है, यह ध्यान से देखिए, आराम से समझ में आ जाएगी। और यह देखिए, यह वर्षण का ग्राफ है। तो टुंड्रा में वर्षा कम है लेकिन तापमान भी कम है, लेकिन दोनों ग्राफ समान हैं। इसी तरह टाइगा क्षेत्र में वर्षा में अधिकता भी है और अंत में देखिए घटने लगा है, यानी स्टेपी क्षेत्र में वर्षा कम तापमान अधिक है, लेकिन टाइगा में तापमान वर्षा की अपेक्षा अधिक है। इसी तरह अर्ध मरुस्थल या मरुस्थल में तापमान तो अधिक होगा लेकिन वर्षा कम है, तभी तो मरुस्थल है। और सवाना क्षेत्र में तापमान भी अधिक है लेकिन जो स्टेपी क्षेत्र उस अनुपात में वर्षा यहाँ पर अधिक है। और उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र वहाँ पर तापमान के अनुपात में वर्षा बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर वहीं पर वर्षा कम हो जाए तो वह ट्रॉपिकल डेजर्ट का रूप धारण कर लेगा। विभिन्न प्रकार के शैलें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध है क्षमता प्रस्तुत करती है। एक विशेष शैल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधपूर्ण तथा दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। सिंपल सी बात है। कोई गर्ल और बॉय देख लीजिए, कोई गर्ल है वह किसी बॉय ए है और यहाँ पर एक बॉय बी है। ए इस गर्ल को पसंद करता है लेकिन यह गर्ल इस ए को पसंद न करती है। बी यह किसी और को पसंद हो सकता है या न्यूट्रल है, लेकिन यह गर्ल इस बी को पसंद करती है। विभिन्न जलवायुवी दशाओं में एक विशेष प्रकार की शैलें भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति भिन्न शैलें भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती हैं। अतएव वे भिन्न दरों पर कार्यरत रहती हैं तथा स्थलाकृति में भिन्नता का कारण बन जाती हैं। अधिकांश बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है तथा अल्पावधि में अनवगम्य हो सकता है। अल्पावधि में वो क्या है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि दीर्घावधि में यह सतत श्रांति के कारण शैलों को तीव्र रूप से प्रभावित कर दे। यानी लगे रहिए, कभी न कभी तो सफलता हाथ लगेगी ही। अतः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यद्यपि मूल रूप से भूपर्पटी के उद्भव से संबंधित है, तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना में अंतर, भू आकृतिक प्रक्रियाओं एवं उनके सक्रियता दर में अंतर आदि के कारण एक रूप में विद्यमान रहती है। कुछ बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपक्षय के बारे में। तो हम लोग का वीडियो आधे घंटे यानी 30 मिनट से बड़ा हो रहा है, तो आशा करते हैं कि यह बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसको हम लोग अगली बार यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद। अगर यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।